हेलो दोस्तों, इमेजिन करो एक नन्हा सा 8 साल का बच्चा जिसे उसके अपने ही खून ने, उसके अपने सगे बाप ने कचरा और नाकाबिल समझकर धक्के मारकर घर से निकाल दिया हो। क्या आप सोच सकते हैं कि वही बच्चा आगे चल कर एक ऐसी सल्तनत खड़ी कर देगा जिसके सामने बड़े बड़े सूरमा सर झुकाएंगे। आज की कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रोडक्शन मैजिक की है जिसे दुनिया फजूल समझती थी, लेकिन उसी मैजिक ने ऐसा क्यामत का मंजर पैदा किया कि सबके होश ही उड़ गए। लेकिन भाई साहब, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? क्या इस बच्चे की किस्मत में सिर्फ जिल्लत थी या फिर कोई जबरदस्त ट्विस्ट उसका इंतजार कर रहा था? तो शुरू करते हैं आज की इस जबरदस्त वीडियो को। कहानी का आगाज होता है एक निहायत ही शानदार शाही महल के कमरे में। यहाँ हमारा मेन हीरो वैन एक बड़े से नरम बिस्तर पर आंखें खोलता है, लेकिन जैसे ही वो अपने नन्हे से हाथ अपने चेहरे के सामने लाता है, उसका दिमाग घूम जाता है। ये मेरे हाथों को क्या हुआ? ये मेरे हाथ इतने छोटे और कमजोर क्यों हैं? वो खुद से सवाल करता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ख्वाब में है, लेकिन जल्द ही उसे हकीकत समझ आ जाती है। दोस्तों, असल में वैन इस दुनिया का था ही नहीं। वैन रिनकार्नेट यानी दोबारा पैदा हुआ था। अपनी पिछली जिंदगी में वैन जापान की एक निहायत ही बोरिंग और थका देने वाली लाइफ गुजार रहा था। एक ऐसी नौकरी जहाँ काम ज्यादा और तनख्वाह इतनी कि मुश्किल से घर का किराया और बिजली के बिल भी बहुत ही मुश्किल से पूरे होते थे। हर दिन वही पुरानी घिसी पिटी रूटीन, वही स्ट्रेस और वही अफसोस। लेकिन शायद कायनात को उस पर तरस आ गया और उसे एक दूसरा चांस दिया गया। वैन धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरता है। उसका जिस्म अभी सिर्फ 2 साल के बच्चे का था, इसलिए उसे हर काम करने में मेहनत लग रही थी। वो एक छोटे से लकड़ी के स्टूल पर चढ़ता है ताकि खिड़की से बाहर का नजारा कर सके। बाहर का मंजर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ऊंची ऊंची इमारतें, हरियाली और एक पुरसुकून आसमान, ये सब उसकी पुरानी जिंदगी से बिल्कुल अलग था। लेकिन जब वो इस मंजर में खोया ही था कि अचानक उसकी मेड टिल कमरे में भागती हुई आती है। वैन सामा, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे उतरे, गिर जाएंगे तो क़यामत आ जाएगी। टिल बेचारी बुरी तरह डर गई, लेकिन जब वैन ने उसे निहायत ही संजीदा और अक्लमंदाना जवाब दिया तो टिल के तो होश ही उड़ गए। एक 2 साल का बच्चा है, इतनी साफ और बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है? वैन को खुद भी एहसास हुआ कि उसके पास अब अपनी पिछली जिंदगी की तमाम यादें वापस आ चुकी हैं, जो इस नई दुनिया की यादों के साथ मिक्स हो रही थी। अब सीन चेक करो दोस्तों। तकरीबन 1 घंटे बाद वैन अपने बाप और भाइयों के साथ डिनर की टेबल पर बैठा हुआ होता है। माहौल में एक ऐसी खामोशी थी कि अगर कोई सुई भी गिरे तो उसकी आवाज भी सुनाई देगी। वैन के बाप जलपा, जो इस इलाके के लॉर्ड भी थे, वो काफी सख्त मिजाज बंदा लग रहा था। कुछ देर के बाद जलपा ने खामोशी तोड़ी और अपने दूसरे बेटे जैरेड से पूछा कि हाँ भाई, आज क्या पढ़ने का इरादा है तुम्हारा? जैरेड बड़ा ही कॉन्फिडेंट होकर जवाब देता है, अबू मैं आज फायर मैजिक और जंग के रिलेटेड पढ़ूंगा। जलपा ने फिर अपने तीसरे बेटे सेस्टो से भी वही सवाल किया और उसने भी बड़े जोश के साथ कहा कि वो भी आज मैजिक ही सीखेगा। आखिर में जलपा की नजरें वैन पर ठहरी। और तुम वैन, तुम क्या करोगे आज? वैन ने बड़े सुकून से जवाब दिया, वो अभी तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे समझ ही नहीं आती, इसलिए मैं पहले इस मुल्क की तारीख और हिस्ट्री और कल्चर के बारे में जानना चाहता हूँ। ये सुनते ही उसके भाई हैरत से कांपने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका 2 साल का छोटा भाई इतना इंटेलेक्चुअल कैसे बन गया। लेकिन जलपा को वैन की ये अक्लमंदी काफी ज्यादा पसंद आई। उसने हंसते हुए कहा कि शाबाश बेटा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे अंदर फायर मैजिक का बहुत ही जबरदस्त टैलेंट होगा, बिल्कुल मेरी और तुम्हारी माँ की तरह। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक खतरनाक ट्विस्ट आता है। जलपा ने साफ कह दिया कि जब वैन 8 साल का होगा तब उसका मैजिक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और अगर वो उसमें नाकाम हुआ तो नतीजा बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ था। 4 मैजिकल एलिमेंट यहाँ पर होते हैं, फायर, वाटर, विंड और अर्थ। इनके अलावा किसी भी और मैजिक को बहुत ही ज्यादा कचरा समझा जाता था। डिनर के बाद वैन अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ उसे बटलर स्पाडा मिलता है। स्पाडा एक निहायत ही काबिल लेकिन सख्त मिजाज बंदा था। उसने वैन की डिस्क पर किताबों का बहुत ही बड़ा ढेर लगा दिया था और कहा, मुझे पता है कि आप मैथ पढ़ना सीख रहे हैं, तो दिखाइए कितनी प्रोग्रेस हुई है। वैन ने ईमानदारी से बताया कि वो सिर्फ जमा और तफरीक ही कर सकता है, यानी कि ऐड और सब अट्रैक्ट। स्पाडा को पता था कि वैन बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड है, इसलिए उसने खुद उसे पढ़ाने का जिम्मा ले लिया। अब से भाई साहब, स्पाडा की ट्रेनिंग किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। वैन के लिए दिन रात पढ़ाई, कोई छुट्टी नहीं, कोई बहाना नहीं। लेकिन इसी सख्ती का फायदा ये हुआ कि वैन ने सिर्फ कुछ ही हफ्तों में लिखना और पढ़ना सीख लिया था। वक्त गुजरता गया और जब वैन 4 साल का हुआ तो उसकी सो ट्रेनिंग शुरू हो गई। शुरू में तो वो बिल्कुल ही बेकार था, हर बार गिर जाता, हार जाता, यहाँ तक कि मेड से भी हार जाता था।
लेकिन वैन ने हार नहीं मानी, वो लगातार प्रैक्टिस करता रहा। जब वो 5 साल का हुआ तो सीन बिल्कुल बदल चुका था। अब उसकी मेहनत रंग ले आने लगती है और अब वो अपने से भी बड़े लड़कों के साथ मुकाबला कर रहा था जो सोल्जर बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। वैन ने नोटिस किया कि उनकी मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं, इसलिए वो उन्हें आसानी से हरा देता है। बाकी बच्चे तो ये देखकर दंग रह गए। उन्हें लगने लगा कि वैन शायद कोई चूजन वन है, लेकिन वैन बहुत ही ज्यादा हम्बल था। वो सबसे दोस्ती करता और सबका ख्याल रखता था। लेकिन दोस्तों, क्या ये खुशी हमेशा रहेगी या सिर्फ 8 साल की उम्र में होने वाला वो टेस्ट वैन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? आगे जो ट्विस्ट आने वाला है ना, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। लेकिन भाई साहब, ये ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं थी। एक दिन डिप्टी नाइट कमांडर डी वैन के पास आता है और उसका हाथ चेक करता है। वैन वो दंग रह जाता है क्योंकि वैन के हाथों पर कोई भी निशान नहीं था। डी को लगा कि वैन शायद चोरी छुप के ट्रेनिंग से जी छुड़ा रहा है, लेकिन वैन ने बताया कि स्पार्टा उसे 3 गुना ज्यादा पढ़ाई करवा रहा है। डी ने कसम खाई कि वो स्पार्टा से बात करेगा ताकि वैन को तलवारबाजी यानी कि स्वॉर्ड फाइटिंग के लिए ज्यादा वक्त मिल सके। उसने कहा, वैन अगर तुमने मुझे वक्त दिया तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा स्वॉर्डमैन बना दूंगा। अब डी की ट्रेनिंग शुरू हुई जो स्पार्टा से भी 2 हाथ आगे थी। दिन रात ड्रिल्स, पसीना और थकान, लेकिन वैन को इन सब में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसे पहली बार अपनी लाइफ मीनिंगफुल लग रही थी। उसने फैसला कर लिया कि वो इस नई दुनिया को भरपूर जिएगा। वक्त गुजरता गया और वैन अब 6 साल का हो चुका था। हर वक्त पढ़ाई और ट्रेनिंग। वैन अब थक चुका था इन सब चीजों से। उसने सोचा, यार मैं बच जाऊं, थोड़ा मजा तो बनता है ना। वो अपनी मेड के साथ मार्केट निकल गया। वहां का रौनक देखकर दिल खुश हो गया उसका। लेकिन अचानक उसकी नजरें एक ऐसे मंजर पर पड़ी जिसने उसका दिल चीर दिया। एक छोटा सा बच्चा जंजीरों में जकड़ा हुआ, उसका बाप उसे घसीटते हुए सड़क पर लेकर जा रहा था। उसने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी मेड उसे बताती है कि उसका अपना बाप उसे गुलाम यानी कि स्लेव के तौर पर उसे बेचने जा रहा है। मेड ने बताया कि गरीब घरों में ये आम बात है। वैन को ये देखकर बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है कि ये सब क्या हो रहा है। वहाँ रोजल नाम की एक औरत आई जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से थी। उसने बताया कि इस बच्चे की कीमत सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन है क्योंकि इसके पास कोई भी खास मैजिक नहीं है। ये सुनकर उसका बाप उसे गुस्से से लाते मारने लगता है कि तू किसी काम का नहीं है। वैन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आगे बढ़ा और जोर से बोला, रुक जाओ, मैं इस बच्चे को 5 सिल्वर कॉइन्स में खरीदता हूँ। बाप तो पैसे लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। वैन उस बच्चे के पास जाकर उसका नाम पूछता है। उस बच्चे का नाम किन था। वैन ने उसे आजाद कर दिया और उसे कहा कि अब तुम आजाद हो, तुम कहीं भी जा सकते हो। लेकिन किन के पास जाने की कोई भी जगह नहीं थी। वैन ने उसे अपने साथ घर ले जाने का फैसला कर लिया। गार्ड ने वार्न किया कि लॉर्ड जल्बा नाराज होंगे, लेकिन अगर किन वैन का ऑफिशियल स्लेव बन जाए तो कोई भी मसला नहीं होने वाला। किन मान गया और रोजिल ने उनका स्लेव कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। क्या किन के पास कोई खास हिडन पावर थी या फिर वैन की किस्मत में कोई नया पंगा लिखा था। वक्त का पहिया घूमा और अब वैन 8 साल का हो गया था। आज वही दिन था जिसका सबको इंतजार था, एप्टीट्यूड टेस्ट। पूरा शहर, अमीर गरीब, सब ये देखने के लिए जमा थे कि लॉर्ड जल्बा का बेटा क्या करिश्मा दिखाता है। सबको उम्मीद थी कि फायर मैजिक का कोई जबरदस्त मंजर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, रजार्ड ने सबके होश उड़ा दिए। वैन के पास ना कोई फायर मैजिक था, ना वाटर और ना ही विंड अर्थ, इस तरह को कोई भी मैजिक नहीं था। उसके पास सिर्फ प्रोडक्शन मैजिक था जिसे इस दुनिया में सबसे बेकार और फजूल मैजिक समझा जाता था। माहौल में सन्नाटा छा गया। जल्पा गुस्से में आग बगोला हो गया। उसने सोचा कि उसका बेटा एक फेलियर है। उसने अपनी तलवार निकाली और वैन को वहीं खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। वैन डर के मारे वहीं जम गया। उसे लग रहा था कि आज उसका आखिरी दिन होने वाला है। ठीक उसी वक्त वैन का बड़ा भाई वहां पर आ गया और उसने जल्पा को रोका और एक मशवरा दिया। फादर, इसे मारने की बजाय क्यों ना हम इसे हमारी एक सरहद के पास एक रिमोट विलेज है, वहां का लॉर्ड बनाकर भेज देते हैं। वहां के लोग हमसे रॉयल नहीं हैं। वैन वहां जाकर उन्हें संभाल लेगा। जल्पा को ये बात तो समझ आ जाती है। उसने तलवार वापस रखी और वैन को हुक्म दिया, चले जाओ यहाँ से, मेरे घर में किसी बेकार बंदी की कोई जगह नहीं है। अपना सामान बांधो और निकल जाओ यहाँ से। दोस्तों, अगर कोई और होता तो रो देता
था, लेकिन वैन तो भाई अंदर से बहुत ही खुश था। उसने सोचा शुक्र है अब दूर गांव में ना कोई रोकने वाला होगा, ना कोई सख्त ट्रेनिंग, सुकून की जिंदगी होगी। लेकिन भाई साहब सुकून कहाँ था। तब ये स्पार्टा और डी ने अनाउंस किया कि वो भी वैन के साथ जाएंगे ताकि उसकी पढ़ाई और ट्रेनिंग जारी रख सके। वैन ने एक ठंडी आह भरी, उसका नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ था। रास्ते में वैन ने अपना प्रोडक्शन मैजिक टेस्ट किया। उसने हवा में हाथ हिलाया और अचानक उसके हाथ में एक छोटी सी तलवार आ गई। किन ये देखकर दंग रह गया। वैन अब किन से कहता है कि देखो भाई अब मैं कोई प्रिंस नहीं रहा, तुम चाहो तो तुम जा सकते हो, तुम आजाद हो पहले से ही। लेकिन किन ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वैन सामा मैं अपनी जान आपके नाम कर चुका हूँ, मरते दम तक मैं आपके साथ रहूंगा। वैन बेचारा थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा, लेकिन उसे किन की वफादारी बहुत ज्यादा पसंद आई है। अब अचानक उनका कैरेज एक झटके से रुक जाता है। वैन ने बाहर देखा तो उसका दिल धक धक करने लगा। सामने वाले गांव पर आर्मर लेजर्ड्स का हमला हो चुका था। ये लेजर्ड्स कोई आम जानवर नहीं थे, ये चलती फिरती मौत थी। अब क्या वैन का प्रोडक्शन मैजिक इन मॉन्स्टर्स के सामने टिक पाएगा या फिर पहले ही दिन वैन की नई जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। अब सीन चेक करो दोस्तों। डिप्टी नाइट कमांडर डी ने देखा कि तकरीबन 50 दुश्मन गांव पर हमला कर चुके थे। डी ने कहा हम अभी चार्ज करेंगे और इन सब को खत्म कर देंगे। लेकिन उनके साथ जो एडवेंचरर आया था और तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि भाई साहब हमें सिर्फ वैन की हिफाजत के लिए पैसे मिले हैं, गांव वालों के लिए मैं अपनी जान को खतरे में क्यों डालूं। डी को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं मासूम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, अगर कोई नहीं आता तो मैं अकेला चले जाऊंगा। तभी स्पार्टा ने बीच में आकर कहा कि ये बेवकूफी होगी डी, अगर मारा गया तो पूरा किंगडम को नुकसान होगा। स्पार्टा ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। उसने कहा कि हम एक डिफेंसिंग वॉल बनाएंगे और दुश्मन को एक जगह फंसाएंगे। लेकिन वैन फौरन समझ गया कि इस प्लान में किसी को चारा बनाना पड़ेगा ताकि दुश्मन का ध्यान भटक सके। स्पार्टा ने कहा कि हाँ मैं ही चारा बनूंगा। वैन ने फौरन मना कर दिया। उसने कहा कि आप किंगडम के लिए सबसे जरूरी पर्सन है, आपको नहीं खो सकते हम लोग, मैं चारा बनूंगा। टिल और किन ने फौरन कहा कि वो वैन की जगह चारा बनने को तैयार है, लेकिन वैन ने उन्हें प्यार से समझाया कि वो अपने दोस्तों को खतरे में नहीं देख सकता। वैन ने कहा कि मैं सालों तक सोर्ड ट्रेनिंग ली है, मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। और तो ये देखकर दंग रह गया। उसे याद आ गया कि जब वो पहली बार वैन से मिला था उसे लगा था कि सारे अमीर लोग, लेकिन वैन ने जिस तरह बड़े दिल से उसका शुक्रिया अदा किया था, औरतों का दिल जीत लिया था उसने। और तो आगे बढ़ा और बोला नहीं वैन सामा हम एक बच्चे को खतरे में नहीं डाल सकते। डी और स्पार्टा भी औरतों की बात से मुत्तफिक हो गए। स्पार्टा ने फौरन प्लान बदला। बूम, स्पार्टा ने एक खतरनाक मैजिक वॉल खड़ी कर दी। एडवेंचरर्स ने बीच से तीरों की बारिश कर दी जिससे दुश्मनों की पहली वेव को साफ कर दिया था। दुश्मन अभी संभल भी नहीं पाए थे कि डी और उसके आदमी लेफ्ट साइड से बिजली की तरह उन पर टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ से और तो उसके साथ ही राइट साइड से उन पर हमला कर चुके थे। मंजर क्यामत का था दोस्तों। हर तरफ तलवारों की खड़क और दुश्मनों की चीखें थी। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी आने वाला था। क्या ये दुश्मन इतने आसानी से हार मान लेंगे या फिर इनके पास कोई ऐसी ताकत है जो वैन के दोस्तों को धूल चटा देगी। आगे देखते हैं। पर अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम्हें एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सीरीज का फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट अगर तुम लोग चाहते हो तो एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना और मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। और इसी की तरह की सीरीज़ देखनी है तो एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो खुदा हाफिज़।